चाहूंगी। अब जैसे ना यूरोपियन हिस्ट्री के अगर सिलेबस को हम देखें तो उसके जो है ना दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अब जो पार्ट वन है ना वो 50 मार्क्स का है, और पार्ट टू भी जो है ना वो 50 मार्क्स का है। अब क्या होता है कि 20 जो मार्क्स है ना, हम वो एमसीक्यूज की करते हैं। अब हमारे पास जो मार्क्स बचती है ना वो बचती है 80 मार्क्स। तो अब उन 80 मार्क्स पे जो 40 मार्क्स है वो पार्ट वन की, एंड 40 मार्क्स पार्ट टू की। तो मतलब हमें जो है ना दो क्वेश्चंस पार्ट वन से करने होते हैं और दो क्वेश्चंस पार्ट टू से करने होते हैं। ठीक हो गया। ये हो गए 80 मार्क्स, और जो 20 मार्क्स के होंगे ना वो हमारे पास होंगे एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब देखिए, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, आप जब ये टॉपिक्स कवर करते जाएंगे ना, तो उसके साथ साथ ना आप एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कर रहे हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस ईयर में हुआ था। अच्छा, उसमें डिफरेंट फिलोसोफर्स का भी रोल है, तो उस फिलोसोफर ने कौन सी थ्योरी दी थी, उसने कौन सा बुक लिखा था। लाइक स्पिरिट ऑफ लॉस किस फिलोसोफर ने बुक लिखा था। तो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं ना जिससे मतलब एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो आप लोगों ने यूरोपियन हिस्ट्री के एंड वाले जर्नल पे ऐसी ऐसी चीजें नोट डाउन करनी है, जो है ना एमसीक्यूज वाले पार्ट में आ सकती हैं या आती हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे कांग्रेस ऑफ वियना है, तो उसका ईयर कौन सा था। अच्छा, कांग्रेस ऑफ वियना में रशिया की साइड से किसने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस ऑफ वियना में ऑस्ट्रिया की साइड से किसने पार्टिसिपेट किया था, फ्रांस की साइड से कौन था। ठीक हो गया। और ब्रिटेन की साइड से कौन था, मतलब जो उनकी फिगर्स होती हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन चीजों पे आप लोग अगर फोकस करेंगे ना, तो आपका एमसीक्यू वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको जो है ना अलग से एमसीक्यू प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम रिटन की तैयारी करते हैं ना थ्योरी की, तो हम ये चीजें जो है ना इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि हमें तो पेपर में ये पूछा नहीं जाएगा कि भाई कौन सी चार पॉलिटिकल फिगर्स थी जिन्होंने कांग्रेस अभियान में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद कौन कौन सी कांग्रेसेस थी। तो हम तो ये चीजें नहीं लिखते, आंसर्स में पूछी भी नहीं जाती। ठीक है, कभी कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाती है तो हम वो ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप लोग जब टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो ना, उस टॉपिक के साथ साथ ऐसी ऐसी चीजें कवर करते जाएंगे ना, तो आपके जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है ना, वो आप उसमें 80% परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास मार्क्स बचती है 80। ठीक हो गया। अब हम पहले जो है ना 40 मार्क्स को डिस्कस करेंगे जो हमें पार्ट वन से लेनी है। अब पार्ट वन में जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेपोलियनिक एरा 1789 टू 1815। ठीक है, अब देखें ना, ये पूरा चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे है, और उसके बाद जो है ना नेपोलियन का राइज, नेपोलियन का डाउनफॉल, और उसकी जो भी रिफॉर्म्स थे और जो भी पॉलिसीज थे। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ना एनी हाउ एक साल छोड़ के दूसरे ईयर क्वेश्चन आता ही आता है। अब वो जरूरी नहीं है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वो क्वेश्चन आता हो जिसमें सिंपली उसने काजेस पूछे हो और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। उसमें कभी कभी वो ये पूछता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जस्ट फ्रांस में ही क्यों आया था, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेंच फिलोसोफर्स इन रिवॉल्यूशन, उनका क्या रोल था। लाइक हमें जो है ना वोल्टायर को हम देखते हैं, मोंटेस्क्यू को हम देखते हैं, रूसो को हम देखते हैं। तो कभी कभी ना फिलोसोफर पे भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि उनका क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के काजेस क्या थे, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट क्या हुए थे ऑन द फ्रांस इन पर्टिकुलर एंड ऑन द यूरोप इन जनरल। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो या कोई भी टॉपिक हो, हमें उसके हर डायमेंशन को प्रिपेयर करना है, हर डायमेंशन को इन डेप्थ जो है ना तैयार करना है। क्योंकि नंबर वन जो है ना क्वेश्चन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आता ही आता है। ठीक होगा। अब हमें पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या। अच्छा, फ्रांस में ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों आया था, दूसरे ममालिक में भी मोनार्की थी, लेकिन फ्रांस में ही क्यों आया। उसके बाद व्हाट वर द काजेस, उनके काजेस क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे रिवॉल्यूशन में, फ्रांस के अलग देखेंगे, यूरोप के हम अलग देखेंगे, फिर हम इंग्लैंड पे भी देखेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक और भी डायमेंशन हम कवर कर लेंगे
कि जो फिलोसोफर्स थे ऑब्वियसली उन्होंने बहुत जो एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम था उसको क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने डिफरेंट बुक्स लिखे थे लाइक स्पिरिट ऑफ द लॉज, these books talked about the democracy and the liberal ideas, तो उनकी वजह से जो लोगों में कॉन्शियसनेस आ जाती है और जो है एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो हमें वो भी देखना है कि उन फिलोसोफर्स का क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक हो गया, ये 4 to 5 डायमेंशन है जो हमें कवर करने हैं जस्ट फॉर द सिंगल क्वेश्चन। अब उसके बाद सेकंड हमारा जो टॉपिक होता है ना वो नेपोलियन का है, ठीक है। अब नेपोलियन से भी हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। अब इस फर्स्ट चैप्टर से एनी हाउ वन क्वेश्चन आएगा, वो या तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आ सकता है या तो नेपोलियन से आ सकता है। अब जो है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हम डिफरेंट जो है ना गवर्नमेंट्स को देखेंगे, टेन्योर्स को देखेंगे, लाइक नेशनल असेंबली बनती है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, फिर जो है जेकोबियंस रूल आता है जिसको हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं, रेन ऑफ टेरर के बाद डायरेक्टरी रूल आता है, फिर डायरेक्टरी रूल के बाद जो है ना नेपोलियन का राइज होता है। तो अब हम ना नेपोलियन का राइज पढ़ेंगे कि नेपोलियन का राइज कैसे हुआ और उसने उसका जो क्रिएशन ऑफ एम्पायर था वो भी हम देखेंगे कि उसने जो है ना एम्पायर कैसे क्रिएट किया था, और उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इकोनॉमिक राइवलरी जो थी, कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो उसने लॉन्च किया था अगेंस्ट ब्रिटेन, हम वो भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एंड होगा ना द फॉल ऑफ नेपोलियन। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो शुरू होता है 1789 से 1815 तक, मतलब जब नेपोलियन का बिल्कुल डाउनफॉल हो जाता है और वहां पे कांग्रेस अफियाना और जो ना कंसर्न ऑफ यूरोप जैसे इवेंट्स होते हैं, और आगे जो है ना वही रिटर्न होता है बार्बन डायनेस्टी का, और वही जो है ना मेटरनिक सिस्टम का एरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब हमें फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है और इसमें से हमें एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करने हैं। क्लियर। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास सेकंड टॉपिक है, वो स्टार्ट होता है 1815 टू 1830। अब 1815 टू 1830 में जो भी इवेंट्स होते हैं ना हम उनको कवर करने करेंगे। ऑब्वियसली अब यहाँ पे निपोल फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद नेपोलियन ने जो एरा था वो भी हो गया 1815 तक। अब हम उसके बाद देखेंगे दूसरे इवेंट्स कौन से थे। अब हम कांग्रेस ऑफ वियना को डिस्कस करेंगे, जो डिप्लोमेटिक मीटिंग थी बिटवीन द बिग पावर्स ऑफ द यूरोप, वो डिस्कस करते हैं कि नेपोलियन के बाद फ्यूचर क्या होगा यूरोप का, और जो है ना पीस कैसे स्टेब्लिश करते हैं कर सकते हैं। फिर उसमें मेटरनिक एरा आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंसर्न ऑफ यूरोप एंड कांग्रेस ऑफ वियना, उसमें डिफरेंट चार जो है कांग्रेसेस होती हैं। फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है ना वो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये भी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड चैप्टर है ना वो है फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन यूरोप। अभी 1815 टू 1848 तक ये जो एरा में है ना वहां पे ये जो है ना फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी इमर्ज होते हैं, उसमें नेशनलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ना कभी कभी क्वेश्चन आता है, रेयरली। अगर हम इसको ठीक है कवर भी कर लेते हैं या स्किप भी कर लेते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर था ना वहां से तो 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट के सिनारियो के लिए ना प्रिपेयर होना चाहिए हमें। जैसे हम कुछ ऐसे में डायमेंशंस प्रिपेयर कर लेते हैं, थीम्स प्रिपेयर कर लेते हैं, और एंड जब मंथ बचता है तो हम रिवाइज कर रहे होते हैं सारी चीजें, लेकिन फिर भी ना हमारा दिल करता है कि हमने जो थीम्स छोड़े ना हम उनको भी टच कर दे, क्योंकि अगर वहां पे वो टॉपिक्स नहीं आते जो हमने प्रिपेयर कहीं किए हैं, जिन टॉपिक्स के ऊपर हमारा जो है हमें हमें बहुत स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स हैं वो नहीं आते, तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए वर्स्ट केस सिनारियो के लिए। तो थर्ड चैप्टर जो होगा हम उसको भी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो के लिए बंदे को प्रिपेयर होना चाहिए। अब उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है ना दैट चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां से आप समझ लें कि जो है ना अगर आप ये अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये करंट अफेयर्स में भी हेल्प आउट करेगा, और उसके साथ साथ जो है ना आपको रशिया की पॉलिसी और रशिया का जो इम्पीरियलिज्म था वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ से क्या होगा, द ईस्टर्न क्वेश्चन, ठीक है, जो एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन होता है वो वहां से 1804 से 1856 तक जो है ना खत्म होता है, जब वो क्रीमियन वॉर होती है। अब उसमें हम डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ ईस्टर्न क्वेश्चन क्या थी, फिर हम क्रीमियन वॉर को डिस्कस करेंगे,
ठीक हो गया, उसमें रूसो तुर्किश वॉर को हम डिस्कस करेंगे, और इन द एंड जो है ना हम उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे। तो यहाँ से ना क्वेश्चन भी आता है और यहाँ पे इस पे शॉर्ट नोट भी आता है, तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब उसके बाद ना दो वो और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाइक यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब ना इटली की ना जो डिफरेंट पहले ना टेरिटरीज थी जो स्कैटर्ड थी, लाइक इट वाज लाइक अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, उसको यूनिफाई किया था नेपोलियन ने। फिर नेपोलियन के बाद जो है ना जब कांग्रेस ऑफ पियानो मेटरनिक सिस्टम आता है, तो फिर जो है ना इटली पे वो फॉरेन जो रूल है वो इम्पोज किया जाता है। कुछ जो टेरिटरीज है वो ऑस्ट्रिया के पास जाती है, किन के ऊपर जो है पोप की रूल स्टेब्लिश किया जाता है, किन के ऊपर जो हैब्सबर्ग फैमिली है उनका रूल स्टेब्लिश किया जाता है। मतलब अगेन उसकी जो है ना वो डिवीजन हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1848 के बाद जो है ना यूनिफिकेशन ऑफ इटली होती है। हम उसमें क्या देखेंगे कि इफेक्ट्स देखेंगे। अब रिवॉल्यूशन भी ना दोबारा भी आया था फ्रांस में 1830 में, और दूसरा 1848 में। अब जब हम पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि देखें ना जब कांग्रेस अफियाना होती है इन द ईयर ऑफ 1815, वही सिस्टम मतलब स्टेब्लिश हो जाता है, बार्बर डायनेस्टी वापस आ जाती है, मोनार्की सिस्टम वापस आ जाता है। तो ऑब्वियसली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहले हुआ था तो लोगों में तो वो कॉन्शियसनेस थी, अब तो वो दोबारा उसी रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। तो वहां पे दोबारा भी रिवॉल्यूशन आता है 1830 में, फिर उसके बाद तीसरी बार भी रिवॉल्यूशन आता है 1848। फिर उसके बाद जो है ना इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन होती है। अब उसमें हम ये देखेंगे कि हर्डल्स क्या थी यूनिफिकेशन में, और उसके बाद ना यहाँ पे भी तीन फिगर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे उनका रोल, जिसमें मेजनी है, गेरीबाल्दी है एंड काउंट केवरे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम प्रोसेस भी जो है ना डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही मजे का है। कुछ पार्ट जो ऑस्ट्रिया के साथ होती है, ऑस्ट्रिया से वॉर करके वो ली जाती हैं। ठीक हो गया। और जो है ना इसको हम पूरा प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, उसमें बिस्मार्क आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना भी होगा। तो बिस्मार्क की हम आयरन ब्लड जो पॉलिसी हम उसका डिस्कस करेंगे, उसका राइज डिस्कस करेंगे। और उसने ना अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स के थ्रू, अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू कैसे रोल प्ले किया था इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उसके बाद डिप्लोमेटिक जो इवेंट्स होते हैं वो, और उनमें जो डिफरेंट वॉर्स होती है, लाइक ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच में, एंड द फ्रांसो प्रूशियन वॉर। और उसके बाद जो है ना बिस्मार्क का रोल एंड प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, वो ही पूरा प्रोसेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस पूछ लेते हैं, कभी कभी ना इन दोनों में ये सवाल आता है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सिमिलरिटीज कौन सी हैं एंड डिफरेंसेस कौन से हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना लास्ट जो चैप्टर है पार्ट वन का, उसमें ये आएगा कि द ओरिजिन्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस एंड द काउंटर अलायंसेस, बाल्कन्स वॉर एंड आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। अब देखे ना यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट करने का एक ये भी फायदा है कि अगर वो लोग जिनके पास आईआर ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, तो देखें यहाँ से जो IR2 है ना वो पार्ट आपका स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को IR2 अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि आप इन डेप्थ देखें, वो चीजें शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप ये भी पढ़ेंगे कि ओरिजिन्स कैसे हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जो हम IR में इतना डीप में नहीं पढ़ रहे होते। तो यहाँ से जो है ना यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और कभी कभी शॉर्ट नोट भी आता है, लेकिन जो ऊपर वाले चैप्टर से वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास आता है पार्ट टू, जो अगेन 40 मार्क्स का है। ठीक हो गया, 10 वो MCQs के। अब उसमें ये होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, जो पीस ट्रीटीज बनी थी। ठीक हो गया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल को हम डिस्कस करेंगे। और लीग ऑफ नेशंस के लीग ऑफ नेशन क्यों बनाई गई थी, वुड्रो विल्सन की जो पॉइंट्स थी 14, उनको हम डिस्कस करेंगे। और लीग ऑफ नेशन के फेल्यूर क्या थे और रीजंस क्या थे उनके फेल्यूर्स के, और वो सस्टेन क्यों नहीं कर पाई, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डिक्टेटरशिप इन यूरोप हम देखेंगे, जैसे इटली में राइज हुआ था बेनिटो मुसोलिनी का, उसके बाद जो है ना हिटलर का, नाजिज्म इन जर्मनी एंड द फाशिज्म इन इटली। और रशिया में हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिज्म रिवॉल्यूशन, जिसको हम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम लेनिन को भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टालिन को डिस्कस करेंगे, गोर्बाचेव को हम डिस्कस करेंगे। बाद ग्रेट डिप्रेशन हो गया, अपीसमेंट जो पॉलिसी थी। ठीक हो गया, जो चेम्बरलेन ने दी थी। उसके बाद जो है ना आर्म रेस को भी हम डिस्कस करेंगे। एंड स्विट्जरलैंड जो क्राइसिस है, ठीक हो गया, जर्मनी की साइड से, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद जो है ना ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके IR2 का भी पार्ट है, और यहाँ से ना क्वेश्चंस भी आते हैं।
और उसके बाद देखिए फायदा ये होगा कि यहाँ से ना आपके करंट अफेयर्स भी ना स्ट्रांग होते जाएंगे। क्योंकि देखिए ना, आप ना सिर्फ इटली की पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ जर्मनी की, बल्कि आप पूरी रशिया की भी पढ़ रहे हैं। देखिए बोल्शिविक रिवॉल्यूशन मतलब आप शुरू से पढ़ रहे हैं कि जार रिजीम का कैसे फॉल हुआ, उसके बाद लेनिन आ गया, फिर सिविल वॉर होती है, फिर रशिया बन जाती है यूएसएसआर में, फिर उसके बाद स्टालिन आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद निकिता खुर्शीव, उसके बाद दूसरे भी रूलर्स आते हैं, फिर जो गॉर्बेचेव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो वो भी हम देखेंगे। अब देखिए ना, अगर आप करंट अफेयर में रशिया यूक्रेन क्राइसिस पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीजें या मतलब पहले पता होनी चाहिए कि डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर की कैसे हुई थी और गोर्बेचेव का क्या रोल था, और कौन से फॉर्मर रशिया के जो कंट्रीज थे जो नेटो का पार्ट बनी थी। ऑब्वियसली वो आप लोगों को हिस्ट्री पता होगी ना, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत आसान होंगे। तो यूरोपियन जो हिस्ट्री है ना सिर्फ आईआर में हेल्प करती है बल्कि करंट अफेयर्स में भी हेल्प कर रही होती है। फिर उसके बाद जो है ना, हमारा जो 10th चैप्टर होगा वो होगा कि द वर्ल्ड वॉर टू एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन यूरोप। अब ना आप जब ये पढ़ते जा रहे हैं उसमें प्रीवियस चैप्टर में कि फाशिज्म का राइज हुआ था इटली में, नाजिज्म का राइज हुआ था जर्मनी में, और रशिया में भी डिक्टेटरशिप थी एक किस्म की स्टालिन के रूल के अंडर, जापान में हम देखें वहां पे भी थी, और अपीसमेंट पॉलिसी का फेल्यूर। तो आप लोगों को ना वर्ल्ड वॉर टू के काजेस पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपने जब प्रीवियस चैप्टर पढ़ लिया और आपको तो वो सारे रूट्स जो काजेस है ना वर्ल्ड वॉर टू के, वो तो आपको पता लग गए। आपने आगे वो बाल्कन वॉर भी पढ़ ली, आपने स्विट्जरलैंड क्राइसिस भी पढ़ लिया, आपने चेकोस्लोवेकिया भी पढ़ लिया। तो आप लोगों को वर्ल्ड वॉर टू का ऑलरेडी बेस बन गया, जैसे वर्ल्ड वॉर वन का बेस बन गया था, ठीक हो गया। तो उसके बाद पोस्ट वॉर यूरोप, अब पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद हम यूरोप देखेंगे कि क्या होता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर, पोस्ट वॉर की सेटलमेंट्स हम देखेंगे, ठीक हो गया। याल्टा कॉन्फ्रेंस भी हम बीच में डिस्कस करेंगे, तेहरान कॉन्फ्रेंस हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की जो है ना, यूनाइटेड नेशंस बनाया जाता है, फिर वहां से डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जर्मन क्वेश्चन को हम देखेंगे, नेटो को हम देखेंगे एंड डीकोलोनाइजेशन को। तो उसके बाद फिर हमारा जो 12th चैप्टर होगा वो होगा कोल्ड वॉर एंड यूरोप। अब देखें ना, कोल्ड वॉर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें देखिए आप जो है ना वियतनाम वॉर को डिस्कस करते हैं, कोरियन वॉर को आप डिस्कस करते हैं, आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को आप डिस्कस करते हैं, यूएसए के रिलेशन जब बनते हैं चाइना के साथ आप वो डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। और इसी के दौरान जो है ना आप गोर्बाचेव का राइज और उसकी जो पॉलिसी होती है पेरिस ट्रायो का वो आप डिस्कस करते हैं, और उसका टिल्ट टुवर्ड्स द वेस्ट वो आप डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जो है ना हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर यूरोप, उसमें इफेक्ट्स क्या थे कोल्ड वॉर के, ठीक हो गया। ऑब्वियसली बाइपोलर वर्ल्ड थी, बाइपोलर से यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाती है। एंड उसके बाद जो है ना ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइज ऑफ इमरजेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। व्हाट्सएप पैक्ट, ये सारी चीजें हम जो है ना डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा 13 चैप्टर होगा ना वो होगा यूरोप। अब देखें आपने ना कोल्ड वॉर के एंड में आप ये डिस्कस कर चुके होंगे, पढ़ लिया होगा आप तो ने, आप लोगों ने गोर्बाचेव का एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का। उसके बाद रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमने देखा था कि जर्मनी को डिवाइड किया गया था, ठीक है, दो पार्ट्स में। लाइक एक जो था, एक में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और दूसरे में कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद हम बाल्कन क्राइसिस पढ़ेंगे 1990s के, यूरोपियन यूनियन जो बनाई गई थी हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद रोल ऑफ यूरोप इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, इस पे मेरे टाइम इन द ईयर अटेम्प्ट ऑफ 2022 इस पे जो था ना शॉर्ट नोट आया था, क्वेश्चन आया था। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस यूरोप, 2008 के जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं और जो है ना यूरोप को हम डिस्कस करेंगे। तो ये था पूरा सिलेबस यूरोपियन हिस्ट्री का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और स्ट्रेंडिंग इंटरेस्टिंग के साथ साथ जो है ना, ये आप लोग अगर कनेक्टिविटी में पढ़ेंगे ना तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में भी बहुत मजा देगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। और उसके साथ ना ये ओवरलैप भी कर रहा होता है विद अदर डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, आपको करंट अफेयर में बहुत हेल्प आउट करेगा। आपको आईआर टू का जो पार्ट्स होगा वहां पे जो है ना आपको ये बहुत हेल्प आउट करेगा। तो इट वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। और उसके बाद जो बुक्स हैं आप लोगों ने कौन से पढ़ने हैं,
एशियल पीकॉक का बुक पढ़ना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर उसके बाद में ग्रुप में 2-3 बुक्स की पिक्चर्स भेज दूंगी, आप लोगों ने वो भी जो है ना पढ़नी है। और अच्छा इसको प्रिपेयर करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू सिलेबस तो यू कैन आस्क, वरना जो है ना हम फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें। क्लियर? ओके, थैंक यू।